सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बच्चों, अभी हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह है झांसी की रानी, और कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है उसके अंतर्गत ये पाठ आता है, और इस पाठ की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए बच्चों, हमने पिछले भागों में ये जाना और जानने पर हमको ज्ञात हुआ कि झांसी की रानी एक संघर्षशील महिला थी और कहीं पर भी पुरुषों से कहीं भी कम वो नहीं थी। कई परिस्थितियां आई, उनका भी उन्होंने डटकर सामना किया। और पिछले भागों में हमने ये भी पता लगाया कि किस प्रकार बचपन से ही उनके अंदर वीरता के गुण समाये हुए थे। उनकी शादी हुई और शादी एक वैभवशाली राज्य में उनकी शादी हुई। वैभवशाली राज्य में उनकी शादी होने के पश्चात बहुत आनंद का उत्सव था, सारी प्रजा खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन भाग्य को क्या मंजूर था और भाग्य ने क्या किया, वो सब तो इस भाग में हम जानेंगे। तो देखिए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। उदित हुआ सौभाग्य। जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर के आई तो ये मानो कि उस झांसी का सौभाग्य उदय हो गया। तो मुदित महलों में उजियाली छाई और उन महलों में, प्रसन्नचित महलों में एक तरह की नई आभा प्रकट हुई, उजियारा छाने लगा। किंतु काल गति चुपके चुपके, किंतु भाग्य को यह मंजूर नहीं था। किंतु काल की गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, और काल की गति ऐसी रही कि पता ही नहीं चला कि कब चुपके चुपके वो काली घटा घेर लाई। मतलब कष्टों का अंबार उनके सामने खड़ा कर दिया, संकटों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। ऐसी क्या घटना हो गई? तीर चलाने वाले कर में, तीर चलाने वाले हाथों में, कर का मतलब है हाथ, तीर चलाने वाले हाथों में उसे चूड़ियां कब भाई। और जिस रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से तीर और तलवार चलाए हो, उस हाथों में चूड़ियां भी शोभा अच्छी नहीं लगी। और काल ने चुपके चुपके कुछ ऐसा अनर्थ कर दिया कि रानी लक्ष्मीबाई के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। रानी विधवा हुई हाय, और ऐसी स्थिति में रानी के जो पति है उनका निधन हो गया, और उनके निधन के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, और विधवा होने के विधि को भी नहीं दया आई। और देखो, विवाह के कुछ दिनों बाद ही इस प्रकार रानी का विधवा होना, एक तरह से विधि को, भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। और उन्होंने इन छोटी सी अवस्था में ही, इस छोटी सी अवस्था में ही रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के सामने काफी संकट खड़ा कर दिया। अब ऐसे संकट का वो किस प्रकार सामना करती है ये तो समय बताएगा। निसंतान मरे राजा जी। अब देखो, जो राजा जी थे उनके कोई संतान भी नहीं थी, और ऐसी स्थिति में निसंतान ही राजा जी मर गए, और रानी शोक समानी थी। और निश्चित है कि रानी को इस बात का कष्ट हो रहा था, दुख तो होना ही था, क्योंकि उसका पति मर गया, राज्य राजा से विहीन हो गया, और शोक से डूबी हुई रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के हर मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि मर्दों के समान निरंतर युद्ध करने वाली, संघर्ष करने वाली वह रानी लक्ष्मीबाई थी। तो क्या घटना हुई कि जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात संपूर्ण राज्य में खुशहाली का माहौल था। एक तरीके से यह माना जाए कि सारे राज्य का भाग्य उदित हो रहा था, क्योंकि इतनी वीर महिला वहां रानी बनकर के आई थी, प्रसन्न हो रही थी, चारों तरफ महलों में प्रसन्नता छा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन भाग्य कोई मंजूर नहीं था, और दुर्भाग्यवश उनके पति का निधन हो जाता है, राजा का निधन होता है। और राजा के निधन होने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई पर एक तरह से दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रानी शोकमग्न हो जाती है, और राजा जी भी जो मरे थे वो निसंतान ही थे। अब निसंतान शब्द से क्या तात्पर्य? निसंतान मतलब जिसके कोई संतान नहीं हो। और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान है, जब राजा मर गया, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो अंग्रेजों की तो इस पर नजर गड़ी रहती थी कि जहां उत्तराधिकारी नहीं, अंग्रेज आ जाएंगे अधिकार करने के लिए।
तो यहाँ पर क्या होता है, बुझा दीप झांसी का। तो देखिए झांसी का दीपक बुझ गया, अर्थात राजा जी मर गए। राजा के मरने के पश्चात तब डलहौजी का मन हर्षाया। तब जो अंग्रेज अधिकारी डलहौजी है उसका मन हर्षाया, प्रसन्नचित हो गया। क्यों प्रसन्नचित हो गया? डलहौजी का मन प्रसन्नचित क्यों हुआ? प्रसन्नचित इसलिए हो गया कि अब रानी अकेली है और राज्य का जो शासक है वो मर चुका है, और शासक मरने के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है क्योंकि वह निसंतान था। अब ऐसी स्थिति में राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? तो डलहौजी ने सोचा अब ये राज्य जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही हो जाएगा, इस पर अपना अधिकार हो जाएगा। ऐसा सोच करके मन ही मन वह डलहौजी हर्षाने लगा, प्रसन्न होने लगा। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया और उसने सोचा कि इस समय ये सबसे उचित समय राज्य को हड़प लेने का। उचित समय क्या है कि इस समय सारी प्रजा, सारा राज्य दुख में डूबा हुआ है, और ऐसे समय पर अगर हम राज्य पर आक्रमण कर देंगे, अधिकार जता देंगे, तो कोई हमारा विरोध करने वाला नहीं है। रानी तो अबला नारी है, वो तो बैठी हुई है और दुखी है। ऐसे समय पर कोई भी प्रतिकार करने की वो सोचेगी भी नहीं। तो उसने मन ही मन ये बात ठान ली कि मुझे इस राज्य पर आक्रमण करना है और इस राज्य को अपने अधीन करना है। तो इससे अच्छा अवसर उसके लिए कुछ नहीं था कि इससे अच्छा अवसर क्या होगा जब कोई भी उसका प्रतिकार करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि फौरन फौज भेज दुर्ग पर उसने तुरंत फौज इकट्ठी की, अपनी सेना को बुलाया और दुर्ग पर आक्रमण करने की सोच ली। किसने? डलहौजी ने अपना झंडा फहराया और फौज को भेज करके तुरंत अपना झंडा वहां पर फहराने का प्रयास किया, लावारिस का वारिस बनकर। और इस तरीके से उस लावारिस, लावारिस से मतलब जिसका कोई वारिस नहीं हो, वारिस से तात्पर्य राजा मर गया और उसका उत्तराधिकारी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब लावारिस का वारिस कोई नहीं है तो राज्य कैसा हो गया? लावारिस। जिसका कोई वारिस नहीं हो वो लावारिस। तो उसका वारिस बनकर के कौन आया? उसका अधिकारी बनकर के कौन आया? अंग्रेज सरकार बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, और ऐसा सोच करके और ब्रिटिश का जो राज्य है वो झांसी में प्रवेश किया। क्या उद्देश्य था उसका? कि हम जाएंगे और अब जाकर के इस राज्य का वारिस बनकर के हम उभरेंगे, और क्योंकि अब जो परिस्थितियां हैं, राजा नहीं है और उसका उत्तराधिकारी भी नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई हमारा प्रतिकार भी नहीं करेगा और सहजता से हमको राज्य प्राप्त हो जाएगा। डलहौजी का मन इस पर ललचाया और वह तुरंत फौज लेकर के वहां पर झंडा फहराने के लिए पहुंच गया। कौन? डलहौजी। अब देखो परिस्थिति किस प्रकार की देखी उसने। स्वाभाविक है, जिसका पति मर गया हो वो रानी दुख में मग्न है, उसको इन बातों का ध्यान नहीं। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हर किसी को दया आए, लेकिन अंग्रेजों को दया नहीं आई। उन्होंने तो उस समय भी अपना अवसर ढूंढा कि अब हमारा अच्छा अवसर है, और मन ही मन खुश हुए हो। तो अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, लेकिन वो आंसुओं से युक्त, आंसू पूर्ण, अश्रुपूर्ण से मतलब आंसुओं से युक्त मतलब दुख भरी उस रानी ने, दुखों से पीड़ित उस रानी ने जब देखा कि अब अपनी झांसी वीरान हो चुकी है, उसका कोई अधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई राजा नहीं है, ऐसे समय पर शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करने की योजना बना रखी है, तो उसको क्या प्रतिक्रिया हुई रानी की ये तो हम जानेंगे। फिर बुंदेले हर मुख हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी कि इस प्रकार बुंदेलखंड के हर मुख से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि मर्दों के समान संघर्ष करने वाली रानी और कोई नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आज जो हमने पढ़ा है उसका सारांश रूप में जैसे मूल भाव पूछ ले, यहाँ से पूछ ले तो किस प्रकार लिखना है कि इस पद्यांश में आज के भाग के बारे में बता रहा हूं कि यहाँ पर रानी की जब शादी हुई तो सारे महल में सब जगह प्रसन्नता का माहौल था, हर जगह खुशियां छाई हुई थी, लेकिन वह खुशियां अधिक समय तक नहीं रह सकी और किसी कारणवश राजा का वहां पर निधन हो जाता है। और राजा के निधन के पश्चात राजा निसंतान थे, उनकी कोई संतान भी नहीं थी और एक तरीके से राज्य वीरान हो जाता है। और रानी
शोक में मग्न हो जाती है। लेकिन ऐसी दुरावस्था में भी, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी अंग्रेजों के मन में दया नहीं आई और उन्होंने उसमें भी अपना अवसर ढूंढा। और डलहौजी मनी मन हर्षाया, उसने सोचा कि ये बहुत उचित समय है इस राज्य पर आक्रमण करने का। तो ऐसा सोच करके उसने आक्रमण करने की सोची और वहां सेना लेकर के झंडा फहराने पहुंच गया। रानी ने भी देखा कि इस प्रकार अश्रुपूरित दुखी उस रानी ने देखा कि ये राज्य वीरान हो चुका है, अब इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और ऐसे समय पर शत्रुओं की ललचाई हुई नजरें इस राज्य पर पड़ रही है। तो उसने यहाँ पर झांसी हुई वीरानी थी, तो उन्होंने देखा कि झांसी वीरान हो चुकी है। अब वो रानी लक्ष्मीबाई इस वीरान झांसी की रक्षा के लिए क्या प्रयास करती है और क्या संघर्ष कर पाती है, अंग्रेजों का मुकाबला कर पाती है, ये सब तो हम अगले भाग में जानेंगे। तो अब देखिए, ये तो हमारी हो गई व्याख्या। प्रसंग हमको किस प्रकार लिखना है वो आपको पता है कि प्रसंग जैसे पिछले भागों में लिखा था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत उसी की तरह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इसी तरीके से हम लिखेंगे जैसे पहले हमने लिखा था। पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी नामक कविता से अवतरित है। ठीक है, इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आए संकट के बारे में बताया गया है। ये इस प्रकार प्रसंग लिख देंगे। व्याख्या और विशेष जैसे पिछले भागों में हमने लिखी थी उसी प्रकार व्याख्या और विशेष हम लिख देंगे। जैसे हमने पिछले भागों में लिखी थी ना, उसी प्रकार व्याख्या और विशेष वर्णन कर देंगे। और देखिए, अगर कहीं पर भी आपको असुविधा होती है, कईयों को लगता है कि वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, इसके भाग कहाँ पर मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में चल जाइए और वहां पर नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं की वह प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वहां जाकर उस प्लेलिस्ट को देख करके उसमें वहां पर प्रत्येक भाग आपको मिल जाएंगे एक साथ, तो वहां पर भी हम तैयारी कर सकते हैं। अब अगले भाग में आपसे समय पर मुलाकात हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।